जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें से अपनी कॉन्सेप्ट की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, एक एक क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी। और अब हम लोग अपना प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहे हैं जिसको कि 20 डेज़ के नाम से हमने सीरीज चला रखी है। ठीक है, अभी तक आपका 6 दिन हो चुका है, आज आपका है डे नंबर 7। आज के इस डे नंबर 7 पे अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ है आपका जो मतलब सेकंड लेटेस्ट जो 7 जुलाई का हुआ है, उससे पहले एक जो पेपर हुआ था आई थिंक 21 जनवरी थी, उसका पेपर है। ठीक है ना, तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला दे रखा है टर्म, आपको जिसको इंग्लिश में पढ़ना है यहाँ से पढ़ लीजिए। आपको देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। ठीक है ना, चलो कह रहा है ध्वनि कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसा कि ध्वनि चैप्टर में, साउंड चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है आपको कि जो साउंड होता है वो कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे हम अगर बोल रहे हैं तो यहाँ कंपन हो रहा है, इस वजह से आवाज निकल रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ खाली जगह दे रखा है, कह रहा है एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना ज्यादातर आप लोग कैसे करोगे, ऑप्शन से करोगे। ठीक है ना, ताकि आपको और आसान लगे। ये कह रहा है कि आपसे कि यहाँ पे एक्स खाली जगह है, कह रहा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है जो कि तनित तारों द्वारा बजता है। ठीक है ना, तो आप सोचो क्या होता है, एक तो आप गिटार बजाते हैं उसमें स्ट्रिंग लगी हुई होती है, एक सितार होता है उसमें लगी हुई होती है। ठीक है ना, तो देखिए आपके जो आंसर हो सकते हैं शुरुआत वो या तो सितार से होगा या फिर आपका गिटार से होगा। ठीक है ना, एक तारा तो ये नहीं होगा, ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है ना, ढोलक नहीं होगा आपका, ये भी आंसर कट गया। वैसे एक तारे में भी शायद होता है, तो ये अभी इसको भी लेके चल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है वाई में तनित झिल्ली के द्वारा कंपन उत्पन्न होता है। तो सेकंड जो होगा तनित झिल्ली किस पे होता है, या तो तबला होगा या ढोलक होगा, उसके ऊपर ही आप देखते होंगे झिल्ली लगी होती है जिसको बजाया जाता है तो ध्वनि निकलती है। ठीक है ना, तो यहाँ सेकंड पे हारमोनियम दे रखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है ना, तो इसको काट दीजिए। यहाँ पे ये तो कट ही गया था। यहाँ तो वायलिन दे रखा है, देखिए डी वाले ऑप्शन पे देखिए, सेकंड वाले पे वायलिन दे रखा है जबकि वायलिन में ये नहीं होता। ठीक है ना, तो ये भी कट गया। आपका एक आंसर बचा सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। कह रहा है जेड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग वायु स्तंभ से होता है। तो देखिए वायु स्तंभ से एक आपका पियानो बजता है, जैसे आप देखो पियानो बजाओगे ना तो इसमें से एयर निकलती है। ठीक है ना, वहां से निकलता है। या आप बांसुरी देखते हो उसमें भी वायु स्तंभ होते हैं, उनको डिस्टर्ब करने से क्या होता है, ध्वनि निकलती है। ठीक है ना, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें साउंड चैप्टर में ये सब कुछ ना विद फिगर आप लोगों को एक एक इंस्ट्रूमेंट की फिगर लगा करके सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जरूर जाके देख लीजिए आप। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें देखिए आपसे कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूं, चारों ऑप्शन आपको दिख जाए। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से पादपों यानी कि पौधों में सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। ठीक है ना, सूक्ष्म पोषक, देखिए पौधों को वृद्धि के लिए, फलने फूलने के लिए उन्हें कुछ पोषकों की जरूरत होती है, जिसमें से कुछ सूक्ष्म पोषक होते हैं, कुछ बृहद होते हैं। ठीक है ना, अगर हम कुछ सूक्ष्म पोषक के एग्जाम्पल लेना चाहें तो आपका बोरान हो जाता, वो बेरियम हो जाता, हाँ बेरियम हो जाता है। ठीक है, एक होता है क्लोरीन हो जाता है, और क्या हो जाता है, कॉपर हो जाता है, और आपका आ जाता है जेड एंड जिंक हो जाता है, और आयरन हो जाता है आपका, और मैग्नीज हो जाता है एक। ठीक है ना, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट नाम है जिनको आपको याद रखना है, ये उनके सूक्ष्म पोषक की तरह काम करते हैं उनकी वृद्धि और उनके ग्रोथ में। ठीक है ना, पौधों के क्या, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, जैसे Ba है। ठीक है, आई थिंक इसको चाहे काट दो, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, क्लोरीन, कॉपर, जिंक,
आयरन, मैग्नीज, इसमें से आप पहचान जाओगे अपने आप, ठीक है ना। तो देखिए पोटेशियम, पोटेशियम की चर्चा नहीं हुई है, कॉपर है, फास्फोरस की चर्चा नहीं हुई है, ठीक है ना, सल्फर की चर्चा नहीं हुई है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है। ये देखिए तीनों यहाँ पे जो है ये सूक्ष्म पोषक के काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ फैक्ट भी हैं जिनको कि आपको याद रखना है। चलो ठीक है, ये समझ आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से इसको भी पढ़िएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कभी भी आप लोग ना बहुत थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। जब क्वेश्चन को हम ध्यान लगा के पढ़ते हैं ना तो आधे से ज़्यादा आंसर हम वहीं एलिमिनेट कर पाते हैं कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ठीक है ना, करते प्रतीत होते हैं, ये ध्यान रखना। कह रहा है रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। कह रहा है कारण क्या दे रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूर्णन करती है, ये बिल्कुल सही है। देखिए पृथ्वी जो अर्थ होती है जिसको कि दैनिक गति कहते हैं पृथ्वी की, वो किधर से किधर चलती है, पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है, ठीक है ना। तो जब पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है तो आप लोग को एक चीज पता होगा, आप कभी ट्रेन में सफर करते हैं जब, तो आप देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति, अगर आपकी ट्रेन इस तरफ जा रही है तो आपको ऐसा अज्यूम होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि व्यक्ति जो है ना इस तरफ जा रहा है, चाहे वो भले वहां खड़ा ही है, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। जो आकाश में तारे होते हैं ना, तारे स्टार्स होते हैं, वो कहीं गति नहीं करते, पहली बात तो यह है, वो एकदम स्टेट में, स्टेबल स्टेट में रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं तारे। लेकिन जब हमारी पृथ्वी घूमती है ना तो ये हमें प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतीत वर्ड लिखा है, हमें ये प्रतीत होता है कि हम अगर पश्चिम से पूरब जा रहे हैं तो हमें प्रतीत होगा कि तारा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ रन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये प्रतीत वर्ड नहीं लिखा होता ना तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन ये प्रतीत लिखा है तो इसलिए ये भी सही है। और क्यों सही है, क्योंकि इसकी वजह से। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होता है तो ट्रेन वाले एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बिल्कुल सही है कथन भी, और कारण भी इसका विद एक्सप्लेनेशन, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है ना, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। जैसा कि आप लोगों को पता है लोहे में रस्टिंग होता है, कैसे लगता है, अगर नम जलवायु हो, मतलब कि थोड़ा टेम्परेचर कम हो या गीली जगह पर लोहे की रॉड वगैरह को रख दिया जाए तो धीरे धीरे उस पर भूरे कलर की परत चढ़ने लग जाती है। उसके अंदर क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ अकर करता है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है लोहे में जंग लगना। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें, इसके प्रत्यक्ष में कौन सी बातें सही है वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि यह लौह और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अच्छा, बी कह रहा है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही बात है। देखो क्या होता है ना, जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये इसमें लोहे में जंग लगने की प्रोसेस होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे 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 जंग लगता है काफी टाइम में, ठीक है ना। और इसमें से ऊष्मा जो है क्षेपित होती है, लेकिन स्लो प्रोसेस की वजह से पता नहीं चलती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊष्मा क्षेपी नहीं होती क्योंकि दिखती नहीं है, तो दिखती भले नहीं है लेकिन वहां पे ऊष्मा का क्षेपण होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अगला कह रहा है कि यह सामान्य ताप पर हो सकता है, बिल्कुल नेचुरल टेम्परेचर पे भी हो सकता है, अगर नमी है वहां पे तो ये हो सकता है, ये भी सही है। कह रहा है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्या रिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो बना है वो वापस फिर अपनी अवस्था में आ जाए, जबकि लोहे में अगर एक बार जंग लग गया, जो लोहा खत्म हो गया तो वो वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये इरिवर्सिबल मतलब कि रिवर्सिबल नहीं है, इसने यही कहा यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो ये गलत कह रखा है, ठीक है ना, जबकि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ये कट गया आपका। तो आप देखिए ए बी सी जहां पे दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन पे दे रखा है, यहाँ पे डी ऑप्शन पे ए बी सी ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, यहाँ पे आपको कुछ नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए। उनके केमिकल नेम से क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, सुनो। ए वाले ब्लॉक में आपसे कह रहा है और यहाँ बी दे रखा है, यहाँ पे कॉमन नेम दे रखा है, यहाँ पे केमिकल नेम दे रखा है।
कह रहा है बुझा चूना, बुझे चूने का दूसरा नाम और क्या होता है? तो आप लोगों को पता है बुझा चूना किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना, CaOH को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? बुझा चूना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा आपका, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, ठीक है। अगला आपसे कह रहा है सादा नमक, जो हम लोग नमक खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि NaCl होता है वो, ठीक है ना। सोडियम का क्या होता है? क्लोराइड होता है। तो दूसरा बी आपका मिल जाएगा 6 से। तो हम अब पहले ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, कुछ ऑप्शन अगर एलिमिनेट होता है तो। देखिए ए 4 से कहाँ मिल रहा है? ए 4 से पहले ऑप्शन में मिल रहा है, और बी ऑप्शन में ए 6 से मिल रहा है, काट दीजिए। ए 1 से मिल रहा है, काट दीजिए। ए 4 से यहाँ पे भी मिल रहा है। बी कहाँ से मिल रहा है? बी जो है 6 से मिल रहा है, बी 6 से पहले में मिल रहा है, और डी में बी 5 से मिल रहा है, ये भी कट गया। तो देखिए आपका एक, अगर आपको 1-2 भी कॉन्फिडेंटली याद है नाम, तो आप पूरा आंसर सही कर पाओगे, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए 1-2 नाम तो एकदम रट लीजिए। अगर आप बहुत दिन से नहीं केमिस्ट्री पढ़े हैं, आपको नहीं याद आता, तो कुछ केमिकल नेम एकदम से रट लीजिए। जैसे साधारण नमक हो गया, बुझा चूना हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, कोई से भी 2-4 जो है रट लीजिए, ताकि आप आंसर को एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी इस बेसिस पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखिए चूना पत्थर को क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका मिल जाएगा जो चूना पत्थर जो है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट 3 पे दे रखा है। बिना बुझा हुआ चूना का क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिना बुझा हुआ चूना ये रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, ठीक है। आपका बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? जो बचा है उसमें लगा दीजिए, कौन सा है आपका? ई है, ई आपका मिल जाएगा 1 से। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। नहीं, बिना बुझा हो गया, ये बेकिंग सोडा F दे रखा है ना, F का 2 है, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 2-4 भी अगर आपको नाम याद है तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। बाकी ये कॉलम में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही पूछे जाते हैं बार बार। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपने। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। कह रहा है सही कथनों की पहचान कीजिए। आपसे कह रहा है कि तथ्य यानी कि फैक्ट, फैक्ट क्या होता है? एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है। देखो आपसे कहा जाता है ना कि ये फैक्ट है, रट लीजिए, ये कभी भी बदलेगा नहीं, यही तो बोला गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि a+b का होल स्क्वायर, अगर आपके पास फार्मूला हो गया a² + b² + 2ab, तो ये एक फैक्ट बन गया है, ये एकदम सार्वभौम सत्य है। या अगर हम ये बात कर ले कि मान लो अगर मानो के क्या कहते हैं, एक वो जो होता है नाम होता है होमोसेपियंस, ठीक है ना, मानो को होमोसेपियंस कहा जाता है, तो ये एक फैक्ट है, तो ये बदलता नहीं है, ये समय के साथ कितने भी जाओगे समयोपरि क्या होता है? सत्य पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कहा गया है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। नहीं, नियम जो कोई सिद्धांत नहीं बनता, जब नियम को प्रूफ कर दिया जाता है तब वो सिद्धांत में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार बहुत सारे नियम पहले चलते हैं, बाद में कुछ और वैज्ञानिक आते हैं, वो उनके विरोध में या उनसे बेहतर कुछ लेके आते हैं, तो नियम गलत भी साबित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये समयोपरि सही नहीं पाए जाते, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा केवल ए होगा, ठीक है ना, ओनली ए। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहाँ तक आई थिंक आप समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित लेख को पढ़िए, ठीक है। कह रहा है जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़, माने कि कोई रॉड है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, ठीक है ना। तो एक विद्युतदर्शी क्या होता है जानते हैं आप? विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी मदद से ये हम पता करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में आवेश है, चार्ज है कि नहीं है, वो पता करता है। किस पे बेस्ड होता है ये रिपल्सन पे बेस्ड होता है, कि सेम टाइप के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्लस प्लस को रिपल करता है, माइनस माइनस को रिपल करता है, उस पे बेस्ड होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। जब हम उसमें पत्तियां लगी होती हैं विद्युतदर्शी में, ठीक है ना, जब उसको हम इसके पास लेके आए, अगर हमें पता चला कि इसके अंदर आवेश है, तो विद्युतदर्शी की पत्तियां क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। तो ये हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया? अवलोकन किया है, अवलोकन किया है या ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहे हैं कि दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, ठीक है ना। ये जो है अब हम अनुमान लगाएंगे,
कि जब हमने अवलोकन कर लिया कि ये जो है दोनों जो है क्या कहते हैं दूरदर्शी, ये पत्तियां एक दूसरे के दूर जा रही हैं, दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये हमारे दिमाग में ये अनुमान लग जाता है कि ये क्या करेंगी, क्या विद्युत दर्शी समान आवेश को अर्जित करेंगी। ये समान आवेश होगा तभी, क्योंकि ये रूल्स होता है, जो विद्युत दर्शी होती है ये इसी फैक्ट पे काम ही करती है कि समान आवेश होता है तब ये फैलती हैं। तो इसका मतलब ये हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये फैल रही हैं, हमने अवलोकन किया, हमने देखा कि ये फैल रही हैं, तो हमने ये अनुमान लगा लिया कि ये विद्युतदर्शी पत्तियां जो है समान आवेश अर्जित कर लेंगी। ठीक है, अच्छा आगे क्या अनुमान या कुछ हो सकता है, कह रहा है ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। ठीक है ना, तो आप देखो हमने देखा कि ये वाला पत्ती मान लो, ये दो पत्तियां मान लो सूक्ष्मदर्शी की है, इसकी विद्युतदर्शी की है, हमने देखा कि ये वाला ऋणात्मक है, तो हमने ऋणात्मक आवेश को लाया, तो देखा हमने क्या अनुमान लगाया, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्योंकि ये तो ऊपर पहले कथन में हमने अवलोकन कर लिया था कि समान आवेश जो है प्रतिकर्षण करते हैं, तो ये पहले से पत्ती माइनस की थी, हमने माइनस आवेश लाया, तो हम ये अनुमान लगा लिए कि ये अब दूर जाएगा। ठीक है ना, तो ये दूर चली जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने इन दोनों फैक्ट में हमने क्या लगाया, अनुमान लगाया है। ठीक है ना, क्यों ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि पहले हमने अवलोकन कर लिया था पत्तियों का कि इनके साथ होता क्या है। ठीक है ना, तो अब आप अपने आंसर पे आ सकते हैं, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है उपरोक्त तीनों कथनों को देखिए, कह रहा है कि ए अवलोकन है, सही बात है, जबकि बी और सी अनुमान है, बिल्कुल सही है। ए जो है हमने ऑब्जर्व किया था, बी और सी पे उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने अनुमान लगा लिया था, गेस किया था। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। कह रहे हैं ए और बी अवलोकन है, नहीं, अवलोकन केवल ए है। ठीक है ना, तो बाकी सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे, देखिए इसको काट दीजिए। ठीक है ना, समझ गए। तो एक बार अगर देखो किसी को कोई डाउट होता है ना, तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, फिर सुनिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अवलोकन और ऑब्जर्वेशन वाला, जो कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। ठीक है, चलो आ जाइए, एक और आसान क्वेश्चन आपको मिल गया। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है ना, अच्छा देखिए, अगर हम नॉर्मल रेनिंग की बात करें, जो साधारण वर्षा जल होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है, वो 5.7 होता है, वो अम्लीय होता है, लेकिन बहुत कम अम्लीय होता है, उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपसे कई बार वर्षा जल का पीएच अगर पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए 5.7 होता है। ठीक है, लेकिन जब अम्लीय होता है, अम्लीय वर्षा होती है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वो किसके कारण होती है। तो देखिए, जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें अधिकता होती है किसके, सल्फर डाइऑक्साइड का और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, और आपका क्या होता है NO2 और NO3 होती है। ठीक है ना, ये गैसेस जो होती हैं किसमें प्रेजेंट होती हैं, एसिड रेन में, अम्लीय वर्षा में। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है वर्षा में उत्तरदायी है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं होती है, ओजोन नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO3 जिसको बोलते हैं, ये नाम हमने बता दिया, बाकी ये सारी गैसेस भी होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तरदायी डी और ई हो जाएगा। डी ई कहाँ दे रखा है, ये रहा लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, डी और ई। मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको याद कर लोगे, ये गैसेस देखो आपको पता होना चाहिए, SO2 SO3 याद कर लो, रेनिंग में आती हैं, NO2 NO3 आती है। ठीक है ना, तो कम से कम इतने आपको याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहां आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला क्या कथन है आपका, कह रहा है सामान्यतया जो अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये बिल्कुल सही बात है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन नहीं करेगा, लेकिन कार्बन का ऑक्साइड जो होता है ये जल से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है ना, तो ये आपको बात याद रहनी चाहिए, अधातुएं जो होती हैं वो डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं, बल्कि उनके ऑक्साइड कर लेते हैं। तो ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, सामान्यतया अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, बिल्कुल सही बात है, अधातुएं अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, इसका रीजन जानना चाहोगे तो मैं बताता हूं। देखिए, अधातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ठीक है ना, लेकिन जब आप एसिड से रिएक्शन कराते हो, एसिड में आ जाता है H+ आयन, जिसको कि इलेक्ट्रॉन की नीड होती है।
H+ आयन को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की नीड होती है लेकिन अधातुएं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, तो ये तो त्याग कर ही नहीं सकती, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही कह रहा है कि अधातुएं अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही इसकी इन्होंने बातें सही कह रखी हैं, ठीक है ना, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में हो गया है, ठीक है। बाकी देखिए किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक अगर हो जाता है तो प्लीज उसको ना आप लोग एक पॉजिटिव वे में कमेंट कर दीजिए करिए, सर यहाँ पे गलती से ये चीज होना चाहिए, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो मैं उस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके कमेंट में पिन कर दूंगा। कई बार हो जाता है, कई देखिए क्या साइंस में केमिस्ट्री हो जाती है, बायो हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है, फिर मैथ के कॉन्सेप्ट, कई सारी चीजें आती है ना, तो कई बार सिली मिस्टेक आ जाता है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। कह रहा है वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। हमने बॉल को उछाला, कुछ ऊंचाई तक मैक्सिमम हाइट तक गई, ठीक है ना। यहाँ पे गया, जब मैक्सिमम हाइट पे गई तो यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस नीचे की तरफ आ गई, ठीक है ना। तो पूछ रहा है इस बीच में कौन सी चीज, कह रहा है गेंद को ऊपरी मुख मतलब ऊपर जाते टाइम, अधोमुख गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान समान होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमसे पूछ रहा है कौन सी राशि का मान समान होगा, तो देखो आप बॉल को चाहे नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें या बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो जो नेचुरल होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड ये फिक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो समान रहेगा, एक समान रहेगा, वो त्वरण की बात कर रहा है, एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, ये जो है बिल्कुल फिक्स रहेगा। गुरुत्वीय बल नहीं, गुरुत्वीय बल डिपेंड करता है स्थान पे, ठीक है ना। विस्थापन की तो यहाँ बात ही नहीं हो सकती, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग ये 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और यकीन मानिए अगर आपने 20 प्रैक्टिस सेट को और कॉन्सेप्ट वीडियो को अच्छे से देख लिया ना, तो आपके 28 से मतलब 25 से 28 नंबर कहीं नहीं गए, केवल अगर एक सब्जेक्ट की बात करें 30 में से, ये 30 की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी इसके बाद जो सीडीपी वो पेडागोजी वाला पार्ट है उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। लगभग 2018 से 24 तक जितने पेपर सेट बने हैं सबको डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक पिंड का रेखीय संवेग p है, ठीक है ना, संवेग p है, तथा द्रव्यमान सन्निहित कितना है, m है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहले तो आपको किसी भी पिंड का संवेग पता होना चाहिए, मोमेंटम क्या होता है। तो संवेग का जो फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होती है, m इंटू वी होता है, ठीक है ना। लेकिन हमसे गतिज ऊर्जा पूछा है, आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, ये हमसे पूछा है, ये क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं पे भी देखिए ऑप्शन में mv के फॉर्म में तो आंसर ही नहीं दिया, आंसर दिया है जो भी दिया है p और m के फॉर्म में दिया है। इसका मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं वो मैं आपसे बताता हूं। आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है ना। अच्छा, हाफ mv² है, तो अच्छा जरा इसको देखो, अगर हाफ mv² को 2 बार मैं v लिख दूं तो कोई दिक्कत है, आप कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा जाता है। तो m इंटू वी को मैं देखो m इंटू वी की जगह p लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा हाफ p इंटू वी हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अभी भी हाफ p v कहीं नहीं दिया है, ठीक है ना, m चाहिए मुझे अपने आंसर में। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये कर दें 1/2 pv, m ऊपर भी कर दो और m नीचे भी कर दो, तो m से m कैंसिल हो जाता है। ये काम हम किसी इक्वेशन में कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो ये mv फिर से क्या बन जाएगा, p बन जाएगा ना, इधर आ जाओ, ये mv फिर से p बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा हाफ, और p तो एक पहले से था, m और v m लिखो या mv लिखो, बात एक ही है। तो ये फिर से एक p आ जाएगा इंटू p, नीचे आ जाएगा m, ठीक है ना। अब इसको लिख दीजिए 1 ये 2m हो गया, और p इंटू p क्या हो गया, p²। तो आप ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, p²/2m, p²/2m। देखिए ये आपको मैच कर जाएगा, यहाँ पे है सी ऑप्शन में p²/2m। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 100%, तो आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, ये एक बायो पार्ट का आ गया। क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए। देखिए इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है, एक मतलब उन एनिमल्स का सेट कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो एक चीज हम बताएं, बाह्य निषेचन का मतलब होता है ऐसा निषेचन, फर्टिलाइजेशन जो कि मादा यानी कि फीमेल के बॉडी में ना होकर के बाहर हो, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, उसे बोला जाता है बाह्य निषेचन। ठीक है ना। तो आपने कभी देखो जल वगैरह में देखा, तालाबों लगा में देखा होगा ना, तो आपने कभी देखा होगा वहां चाहे इस तरह से जाली पड़ी रहती है, उसमें छोटे छोटे अंडे होते हैं। ठीक है ना। तो ये ज्यादातर जलीय जीवों में बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, मादा के जो अंडे होते हैं और जो मेल के स्पर्म होते हैं, यहाँ पे जालिका रावत जो जाली रूप होता है उसमें छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो फर्टिलाइज होकर के क्या बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं छोटे छोटे। तो ये किसमें देखने को मिल सकता है, जली में क्या क्या आ जाता है आपका, मछली हो गया, मेंढक हो गया, ये सारी चीजें आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बाह्य निषेचन होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मुर्गी, नहीं ये तो बाह्य निषेचन नहीं होता है। छिपकली नहीं होता है, तितली वगैरह में नहीं होता है। हाँ, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेंढक में होता है, मछली में होता है, स्टारफिश में बाह्य निषेचन होता है। तो ये याद रखना जलीय जीव में होता है। ठीक है ना। तो ज्यादातर तो आपको आंसर पता रहेगा। समझ गए। चले आगे बढ़े, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से इसको पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने एक असर्शन दे रखा है। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, चारों ऑप्शन आपको चाहे दिख जाए शायद। हाँ, असर्शन में देखिए अब कथन में क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, परासरण क्या होता है ये समझिए। जैसे कोई भी अगर वस्तु है ना, उसको पानी में जब डाला जाता है तो उसके बीच में ना परागम में झिल्ली पाई जाती है। परागम में झिल्ली का मतलब होता है जिसके आर पार पानी वगैरह जा सके। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, पानी जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। मतलब जहां पे हाई कंसंट्रेशन वाटर होता है वहां से मूव करके चला जाता है लो कंसंट्रेशन वाटर के पास। तो जिसकी वजह से किशमिश में भी यही होता है। तो जब पानी अंदर घुसने लग जाता है, छोटे छोटे छिद्र जो पारगम झिल्ली होती है, उससे ये धीरे धीरे एक आधी घंटे में फूल जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। कह रहे हैं पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से परागम कोशिका झिल्ली होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, वर्णात्मक रूप से होती है, इसीलिए ये पॉसिबल है। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। इसी वजह से होता है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ठीक है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। यहां पे कह रहा है कि एक्स ये खाली जगह है आपका। कह रहा है एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक्स और वाई क्या होंगे। तो देखो हम आपको बताएं, मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें पेरिस्कोप पढ़ाया था। आप लोगों से मैंने वहां पे बताया था कि जो युद्ध में सैनिक होते हैं, अगर उन्हें मान लो कहीं ऊंचाई पे देखना होता है, जैसे मान लो एक यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, सैनिक यहाँ छुप करके बैठा हुआ है। ठीक है ना। इसको इसके बारे में देखना है तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ से एक पेरिस्कोप आता है। ठीक है ना। इसको निकालते हैं और ये यहाँ पे इस 90 डिग्री पे मोड़ते हैं। यहाँ पे ना वो लगा रहता है, यहाँ फिगर सही नहीं बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री पे समतल दर्पण लगा होता है, जहाँ से इसके ऊपर से पड़ने वाली लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के सीधा इसकी आंख पे आ जाती है। वैसे ये आदमी इधर लगाएंगे तब ज़्यादा सही फिगर बनेगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये, ठीक है ना। तो ये जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो कोपचे में देखने के काम आता है, उसको तो पहली बात तो पेरिस्कोप बोलते हैं। तो टेलीस्कोप तो काट दीजिए, कैलिडोस्कोप नहीं होता है, ये तो रिफ्लेक्शन पे होता है, उसमें एक 3 बॉर्डर जैसा होता है, ये भी मैंने पढ़ाया है, आप पढ़ लीजिएगा। पेरिस्कोप, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। और पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, तो देखिए प्रकीर्णन पे तो काम नहीं करता, ये काम करता है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन पे। मैंने बताया ना कि एक समतल दर्पण होता है जिसमें से लाइट रे यहाँ पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर के आंखों पे आ जाती है। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसको भी थोड़ा भी डाउट है, मैं आपको प्लीज आप लोग जाइए वहां पे थ्योरी क्लासेस में एकदम डिटेल में मैंने सब कुछ एक एक चैप्टर पढ़ा रखा है, क्लास 1 2 3 इस तरह से करके 25 चैप्टर आपके अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है ना। चलो, तो सही आंसर आपको मिल गया ना, पेरिस्कोप। हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखिए, फिर से एक बायो का क्वेश्चन आ जाता है।
इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उसके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेलन करता है। ठीक है ना। तो देखिए अलैंगिक विधि से क्या होता है, कुछ पौधे के नए पौधे उगते हैं। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुलाब के नए पौधे लगाने के लिए क्या करते हैं, उसकी टहनी काट के दूसरी जगह लगा दो तो वो लग जाता है। कई बार आप लोगों ने ये चीज देखा होगा। ठीक है ना। तो उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ठीक है, जिसको कि बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ देखिए पहला रोज ही दे रखा है। गुलाब के अंदर जो होता है क्या होता है, कायिक प्रवर्धन से ये अपना जन्म लेता है, दूसरा पौधा बनाता है। तो कायिक प्रवर्धन देखिए 5 पे है, तो ए आपका 5 से हो जाएगा। अगर हम बात करें ईस्ट का, तो ईस्ट के अंदर ना वो होता है, बडिंग होता है। जैसे ये ईस्ट है तो इसके अंदर छोटा सा यहाँ बड निकलेगा, बाद में ये बड निकल के अलग हो जाता है और ये धीरे धीरे अलग अपना एक ईस्ट बना लेता है। ठीक है ना। तो ये बी जो है आपका ए से मिलना चाहिए, बडिंग से। ठीक है ना। तो बी जो है 1 से हो जाएगा, ए 5 से। चलो पहले आंसर ही देख लेते हैं। ए 5 से यहाँ है, ये काट दो और ये कट गया। बी जो है 1 से यहाँ पे है, इसमें बी 3 पे है, तो सी भी कट गया। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी इसी हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। सी का 2 से है, ये रहा बीजाणु से हो जाता है। स्पाइरोगायरा खंडन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, उससे हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो बस कोशिश किया करिए, कभी भी कोई 4-5 ऑप्शन मिलान वाले आंसर हो ना, तो 1-2 को एकदम रट लो। चाहे अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसे रट लो कि इसमें ये होता है, ये फैक्ट है। ठीक है ना। तो ताकि आप बाकी आंसर्स को एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग यहां तक, जो भी यहां तक वीडियो में पहुंचा है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप ही लोग से उम्मीद है। जो आते हैं और चले जाते हैं शुरू में, उनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वो पता नहीं, अब छोड़ो, आप लोग भविष्य के अध्यापक बनने वाले हो, एक अध्यापक की बात को समझ सकते हो। ठीक है ना, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। कह रहा है अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वह है। अंतर पूछा। अच्छा देखो, बहुत ध्यान से सुनो। जो प्रतिरोध होता है, मतलब आर होता है, वो 2 तरीके से कंबाइन होते हैं। यहां पे इसने कहा है कि 1/3 के 3 प्रतिरोध है। जैसे मान लो R1, R2, R3, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो 3 प्रतिरोध हैं। कह रहे हैं कि इनमें अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर। तो देखिए जब भी हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आंसर हमारा मैक्सिमम आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है, आंसर मैक्सिमम आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर मिनिमम आता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसका मतलब हमें दोनों निकालना है। पहले हम सीरीज निकाल लेते हैं। तो R इक्वल टू फार्मूला सबको पता होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सॉल्व करोगे तो नीचे 3 आ जाएगा, 1 2 3 जुड़ के ऊपर 3, ये कट करके 1 ओम आ जाएगा। आर का जो आर होता है इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, प्रतिरोध। 1 ओम ये हो गया। अब आप इसको ना पैरेलल में ऐड करो। रुको मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, 1 सेकंड, थोड़ा जगह बना देते हैं ताकि अच्छे से सॉल्यूशन कर पाए। हाँ, अब देखिए हम आ जाते हैं, इसको पैरेलल में ऐड करो। पैरेलल का फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आई होप ये फार्मूले सबको याद होंगे। जिसको नहीं याद है मैं फिर से कहूंगा कि आप चैप्टर जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3। क्यों? क्योंकि R1 R2 1/3 दे रखा है। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो नीचे की सारी चीजें उठ के ऊपर चली जाएंगी। तो ये आ जाएगा 3 + 3 + 3 जो कि 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 9 जो आया है किसकी वैल्यू आया है, 1/r की। तो r कितना आ जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। ये 1/9 हो जाएगा। ये आपका मिनिमम आ गया। मैक्सिमम कितना आया था, 1। तो 1 में से 1/9 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा बताइए, तो कर दीजिए। अंतर पूछा था ना, तो 1 - 1/9, तो नीचे तो 9 आएगा। तो 9 एकम 9 में से 1 गया 8, तो 8/9 ओम ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है ना। तो देखिए कहां दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये रहा बी ऑप्शन में ही आपका दे रखा है। कितना, 8/9। पेन क्यों नहीं चल रहा, ये रहा फोटो यहां पे, तभी 1 सेकंड बस। ठीक है ना, चल जा भाई,
ये रहा, ठीक है ना, 8/9 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी कई बार देखो डायरेक्ट यही केवल क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ा जाए कि आंसर मैक्सिमम आए, तो श्रेणी में। प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ा जाए कि आंसर मिनिमम आए, तो आप कहोगे कि पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। बाकी इसी तरीके से बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।